तो डॉक्टर साहब क्या कारण हो सकते हैं? क्या चाय पीने से गैस बनता है? क्या चाय पीना शरीर के लिए सेहतमंद है या फिर हानिकारक है? देखिए, ये जो गैस है ना, वो नेशनल बीमारी है, सच्चाई यही है। ठीक है। और चाय ये निकोटिन्स है, निकोटिन्स आप शरीर को देते हैं सुबह सुबह। हाँ, चाय थोड़ा सा आपके शरीर को एनर्जी थोड़ा सा देता है, थोड़ी देर के लिए आपको एक्टिव कर देता है, लेकिन इसके साथ साथ जो आपका जो पाचन रस है, जो बाइल एसिड जो निकल रहा है लीवर से, उसको वो ख़त्म नहीं करता। इसका मतलब ये है कि आप जो चाय पीते हैं, चाय में पोटेशियम होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मत पिए, लेकिन सवेरे सवेरे कुछ खा लें, खाना खा लें। आप सवेरे सवेरे अगर खाना खा लेते हैं ना, तो एटलीस्ट वो जो आपका सिस्टम है, सिस्टम पूरी तरह से वो पचा सके। और जो चाय है, चाय से थोड़ा सा एनर्जी मिल जाएगा आपको, लेकिन सवेरे सवेरे आप कुछ खा लें। वक्त हो चुका है आज के सेहत के बारे में जानने का। तो आज के सेहत के शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है अमर कुमार, डॉक्टर हैं। अमर कुमार के बारे में आपको बता दें कि अमर कुमार पेशे से ये MBBS है, यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी की इनकी डिग्री है। एक डॉक्टर का काम बहुत ही कठिन होता है। एक डॉक्टर को यूं ही भगवान का दर्जा नहीं दिया जाता। अमर कुमार से बात करते हैं और वो हर बीमारी का इलाज के बारे में आपको बताएंगे और सेहत का राज आज खोलने वाले हैं अमर कुमार जी। को बता दें कि ये शिशु रोग के स्पेशलिस्ट हैं, इसके साथ साथ ये छाती रोग के भी स्पेशलिस्ट हैं और ये दम्मा रोग भी देखते हैं और इसके साथ साथ चर्म रोग विशेषज्ञ भी हैं। तो इस सब बीमारी का ये इलाज अकेले ये करते हैं। यूं ही डॉक्टर को भगवान का दर्जा नहीं दिया जाता। अमर कुमार जी, पहले अपने डेजिग्नेशन के बारे में लोगों को बताएं। 2010 में हमने MBBS पास आउट किया, फिर 2014 में हमने DPM का डिग्री लिया। और मेरा चर्म रोग और छाती रोग भी अपना एक परफेक्शन है। जो हमने जितने भी पेशेंट देखे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट इस टाइप के देखे हैं और हमने बहुत सारे बुक्स इस पे पढ़े हैं। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि चर्म रोग और छाती रोग, इसके जो मैक्सिमम पेशेंट हमारे यहाँ से ठीक हो के जाते हैं। तो इसलिए मतलब हमें कह सकते हैं कि आप चाइल्ड के अलावा चर्म रोग और छाती रोग के भी पेशेंट हमारे पास आएँ तो मैं बेहतर उनका इलाज कर सकता हूँ। तो आपने अमर कुमार को सुन लिया है कि ये क्या क्या चीज़ के स्पेशलिस्ट है। अब आपको बता दें कि अमर कुमार को सुनने की आपको ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बहुत लोग आजकल अमूमन ज़िंदगी में लोग बीमारी से ग्रसित हैं। कहीं ना कहीं शिशु रोग की बात करें तो तकरीबन यूनिसेफ का जो डेटा है वो ये बताता है कि 2021 की बात करें तो 2021 में तकरीबन बच्चे का जन्म बात करें तो एक पहला जो साल था 2021 में 1 जनवरी को तकरीबन एक दिन में 3 लाख बच्चे पूरे दुनिया भर में जन्म लिए। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में उसी दिन, उसी नए साल 2021 की बात करें 1 जनवरी को, तो 60,000 बच्चे ने जन्म अकेले भारत में लिया था। तो सोचिए जनसंख्या कितनी बढ़ रही है। अमर कुमार जी शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले मां के गर्भ से जो बच्चे या बच्चियां जन्म लेती है उसको कैसे उपचार किया जाए? क्योंकि देखिए बच्चे जब गर्भ में, बच्चियां या बच्चे गर्भ में रहते हैं मां के कोख में, तो उनको ऑक्सीजन मिलता है और जैसे ही वो कोख से बाहर निकलते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है? कैसे आप पता करते हैं कि उनको किस रोग से ग्रसित है बच्चे? दरअसल देखिए, माँ की जो प्रेगनेंसी में किसी भी जो भी महिला होती है, सबसे पहले तो उसको अपने इम्यूनिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, उसकी अपनी सेहत पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि वो जो कुछ भी खाएगी, जितनी मात्रा में वो विटामिन या मिनरल्स लेगी, वो सारा उस बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाता है। वो मैक्सिमम बच्चा उसी के अकॉर्डिंगली होता है और बच्चे का जो माइंड है वो उसी के हिसाब से डेवलप करता है। कहा जाता है कि अगर बच्चा गर्भ में है तो माँ अगर लेफ्ट करवट होकर के ज़्यादा सोती है तो बच्चे की जो फितरत होती है, उसकी जो DNA तैयार होती है वो उसी ढंग से होती है और वो लेफ्ट करवट होकर सोने वाला होगा। माँ अगर बराबर खुजलाते रहती है, बहुत ज़्यादा मतलब इविल थॉट्स रखती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है, तो उसका बच्चा जो जन्म लेगा वो भी उसी टाइप का होगा। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला होगा या इविल थॉट्स रखने वाला होगा। तो इस पे माँ को जो प्रेगनेंसी में जब महिला होती हैं उनको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। और जब प्रेगनेंसी के दौरान में कोई महिला हमारे पास आती हैं तो हम उनको इसी बात पे ज़्यादा फोकस कराते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को मिनरल्स और विटामिन्स दे सकें। आयरन की कमी हो जाती है, आयरन दे सकें। कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम अपने आप को वो सुरक्षित रखें ताकि बच्चा उनका सुरक्षित रहे और प्री मैच्योर्ड पैदा ना हो। अगर मैच्योर्ड बच्चा पैदा ले लेता है तो सबसे पहले बच्चा जब जैसे ही पैदा लेता है तो हम उनको यही कहते हैं कि अगर बच्चा स्वस्थ है तो ठीक है, नहीं तो तुरंत किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिलें ताकि वो उस बच्चे को देख करके बताएं कि ये
जो न्यूट्रिएंट्स है वो ठीक है या इसमें कुछ ये है। किसी के भ्रम में ना आए, सीधा किसी डॉक्टर्स के पास जाएं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाएं और तुरंत उसका चेकअप करवाएं। किसी के भी भ्रम में ना आए। अगर कोई कहता है कि ये इसको ये हो गया, ये होगा, उसके चक्कर में ना रहें, वो डॉक्टर से सलाह लें। और उसके बाद उस बच्चे में सही पोषण क्या है ना, माँ का दूध, इससे बढ़िया सही पोषण कुछ हो ही नहीं सकता। यही सवाल मैं आपसे करने वाला था कि जब माँ जन्म लेती है, माँ सवाल करना चाहती है डॉक्टर से कि माँ का दूध क्यों ज़रूरी हो जाता है। बोतल वाली दूध माँ अक्सर दिया करती है, लेकिन माँ का दूध जो है वो ज़रूरी क्यों हो जाता है? देखिए, माँ के दूध में बच्चे के लिए हम बार बार कहते हैं कि उसमें मिनरल्स बहुत अधिक होते हैं। तो मिनरल्स का मतलब क्या होता है? शरीर को डेवलप करने के लिए हमारे मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, D3 हो गया, और ये प्रचुर मात्रा में माँ के दूध के में होता है। खासतौर से माँ के दूध में मैग्नीशियम का काम है कि पूरे शरीर में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बहुत जल्दी से जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करना किसी भी मिनरल्स को या किसी भी कैल्शियम के पार्ट्स को। तो और वो माँ के दूध में भरपूर होता है, इसलिए माँ के दूध बच्चे के लिए तो वरदान है, वो तो ज़रूर पिलाना चाहिए। हाँ, किसी माँ में जब उसकी माँ जो होती है वो उसको ठीक से खाना पीना नहीं मिलता है, वो खाना पीना ठीक से नहीं खाती हैं, तो वहाँ पे दिक्कत आती है, तो उसको उस तरह का दूध नहीं मिल पाता है बच्चे को। तब अमूमन जब डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर ऑब्जर्व करते हैं पहले बच्चे को फिर माँ को, तब वो ऑब्जर्व क्या कर पाते हैं कि माँ में ही कमी है, मतलब माँ ठीक से पोषण नहीं ले रही है, इसलिए बच्चे को नहीं मिल रहा है। तो मजबूरन हमें वो डब्बा वाला दूध लिखना पड़ता है ताकि उसको एक सही पोषण मिल सके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वीडियो बहुत लंबा जाने वाला है, क्योंकि आपसे अब क्विक सवाल करते हैं, क्विक, क्योंकि सवाल जल्दी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे आप विशेषज्ञ 3-4 रोग के विशेषज्ञ हैं। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको उल्टी होती है, उससे कैसे उपचार किया जाए? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है ना, तो जब तक वो बैठना नहीं सीखता है तब तक उसको पता होता नहीं है कि हमें कितना दूध पीना है। तो वो माँ क्या करती है, छाती से लगा देती है और दूध वो पिलाने लगती है, और बच्चा खींचता रहता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, उसको सेंस क्रिएट नहीं हो रहा है कि हम ज़्यादा दूध पी लिए। और वो क्या होता है, जितना ज़्यादा दूध पी रहा होता है वो सारा वोमिट कर देता है, सारा उल्टी कर देता है। तो इससे बचना चाहिए। हर आधे घंटे पे माँ को चाहिए कि थोड़ा थोड़ा दूध पिलाते रहे। तो देखिए, इलाज भी बता रहे हैं डॉक्टर साहब बीमारी के साथ साथ। डॉक्टर साहब ये बता दीजिए, बच्चे लोग को दस्त होता है, दस्त के दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए उन माँ को? देखिए, दस्त, जब भी हम दस्त की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके शरीर में जो ब्लड होता है ना, ब्लड में से ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है, मतलब पानी थोड़ा कम होने लगता है, जिसके कारण से उसको दस्त होना चालू हो जाता है। तो सबसे पहले तो उसको एनर्जी वाली चीज़ देने की ज़रूरत है। जैसे ORS का घोल हुआ, उसको कुछ ना कुछ ड्रॉप्स करके उसको पिलाते रहना पड़ेगा, क्योंकि वही एक चीज़ है जो उसके शरीर को सस्टेन करके रख सकता है। फिर तुरंत इमीडिएट आप किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिले, वहाँ पे जा करके उनका इलाज प्रॉपर करवाएं। लेकिन पानी की कमी और जो नमक, अगर ORS ना मिले तो नमक चीनी का घोल मिला करके उसको देते रहें, ताकि उसके शरीर में एक एनर्जी बनी रहे। एक स्कॉर्बिक एसिड या साइट्रिक एसिड, वो विटामिन C के जो पार्ट्स हैं वो उसको मिलता रहे। बुखार हो जाता है बच्चे लोगों को, तो उनमें कौन सा मेडिसिन उनको देना चाहिए सबसे अच्छा रहेगा? वायरल फीवर अलग होता है, एलर्जिक फीवर अलग होता है बच्चे में, और एक होता है हरासमेंट का फीवर। तो ये सब अलग अलग सेगमेंट है। तो अमूमन क्या होता है कि बुखार किसी न किसी वजह से लगता है। ऐसा नहीं है कि बुखार अचानक आ गया, आपने पैरासीटामोल दिया और बुखार उतर गया, फिर बुखार चढ़ जाएगा, क्योंकि आपने उस बीमारी का इलाज नहीं किया। तो दरअसल उसको फाइंड आउट करना होता है कि कौन सी बीमारी है, और उस बीमारी का मेडिसिन भी चलता है साथ में, पैरासीटामोल या बुखार के दवाई के साथ साथ। अच्छा, बच्चे का बार बार रोना, ये तो कोई बीमारी का संकेत नहीं है ना? बच्चे बार बार तब रोते हैं जब उनको शरीर में कोई तकलीफ होती है या भूख लगता है। सच्चाई यही है, या तो भूख लगा होता है या तो शरीर में कोई तकलीफ है। तो इसको फाइंड आउट करने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, दूसरे सवाल करते हैं। आजकल की ज़िंदगी में एक हो गया है चर्म रोग, बहुत बड़ा बीमारी हो गया। लोगों के शरीर में दाद, खाज, खुजली, सीधे तौर पे बात करें तो ये सबके कहीं ना कहीं लाइफ में ये बीमारी सबको छुआ है इस बीमारी ने। डॉक्टर साहब, दाद, खाज, खुजली
कितने प्रकार की चर्म रोग होती है? बहुत सारे प्रकार की चर्म रोग है। बिल्कुल बिल्कुल, डर्मेटोमाइकोसिस में हम कहते हैं कि बहुत सारे हैं। एक तो एक्जिमा है, मतलब बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, हाँ। बहुत सारे हैं उसमें से। और ये सभी कारण जितने भी जो दाद खाज खुजली जितने भी हैं ना, उन सब का कारण यही है कि आप अपने शरीर के किसी पार्ट्स को हमेशा गीला रखते हैं, तब जाके वहाँ पे फंगस पकड़ लेता है। और जैसे ही फंगल पकड़ा तो फिर वो एक दूसरा रूप ले लेता है, क्योंकि फंगस पकड़ेगा तो फंगस में भी एक एक्टिवनेस होती है और आपके सेल में भी एक्टिवनेस होती है। तो वो फंगस क्या होता है ना, आपके सेल को पकड़ लेता है, और जब सेल को पकड़ लेता है तो उस दरमियान में आपको मतलब इरिटेशन, खुजली बहुत ज़्यादा होना चालू हो जाता है। तो इससे तो बच के रहना है। और बचेंगे कैसे? तो किसी भी सरफेस को ना बहुत ज़्यादा देर तक गीला ना छोड़े। जैसे पसीना आ गया तो तुरंत उसको ड्राई करें, या तो उसको साफ़ करें, ठीक से ड्राई करके रखें। सरफेस को ड्राई करके रखेंगे तो बीमारी नहीं पकड़ेगी। हमारे जो कोविड-19 अभी चल रहा था, हमने भी तो यही संकेत दिया था ना, सारे गवर्नमेंट वाले भी यही संकेत दे रहे थे कि अपने हाथ को ड्राई रखें, उसको चिपचिपा ना होने दें। जैसे ही चिपचिपा रखेंगे ये वायरस आ जाएगा और वायरस चिपक जाएगा, और चिपक जाएगा तो आपके सेल से चिपक जाएगा वो। फिर डॉक्टर साहब, गर्मी का भी दिन है, खास करके आजकल के लोग में, बच्चे हो, बुजुर्ग हो या फिर एडल्ट हो, इन लोगों में होता क्या है कि गर्मी के दिन में अक्सर क्या होता है कि उनके थाई के अंदर एक कांच जम जाता है। गर्मी के दिन में अक्सर ये देखने को मिलता है। अभी आपने जिक्र किया कि उसको गीला ना छोड़ा जाए, तो उसका उपचार क्या है? क्योंकि आप देखेंगे तो गीला वहाँ पड़ जाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं लोग, शर्म करते हैं जगह जगह जाने पे। तो उसमें उस जगह पे नारियल का तेल लगाना उचित है या फिर पाउडर लगाना उचित है? वो दर्शकों को बता दीजिए तो सही रहेगा, क्योंकि वो जानना चाहते हैं लोग आपसे। देखिए, कांच होता है, हमने बताया ना कि गीला सरफेस होता है, गीला सरफेस को ड्राई करना है। हाँ, ड्राई करने के लिए क्या क्या चीज़ लगाना चाहिए? आप सबसे पहले तो फ्रेश होइए, आप नहा धोआ करके पूरी तरह से फ्रेश हो जाए, और उसके बाद उसमें वहाँ पे कोई भी डस्टिंग पाउडर लगाइए। पाउडर लगाने से क्या होगा, वो सरफेस ड्राई होगा, और ड्राई होगा तो फिर वो कांच नहीं लगेगा। ठीक। डॉक्टर साहब, इचिंग की समस्या होती है, खुजली की समस्या होती है गर्मी के दिन में। दरअसल इसमें हम यही कहेंगे कि जैसे ही कोई खुजली हो गया या दाद हो गया तो उसको बहुत लंबा ना खींचे, ठीक, नहीं तो आपके सेल्स में ना वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड करने चालू हो जाता है। तो इमीडिएट बेसिस पे कोई मेडिसिन लेकर के उसको सप्रेस करें और उसको रिमूव करें, फंगल को रिमूव कर दें इमीडिएट बेसिस पे मेडिसिन लेकर के। मेडिसिन लेके। डॉक्टर साहब, जो आप देखेंगे लोगों को मच्छर भी गर्मी के दिन में काट लेता है, काफ़ी रेड एरिया हो जाता है पूरे स्किन के अंदर, तो उसमें आप देखेंगे तो पित्त भी जमा हो जाता है। वो पित्त अगर फैलता है तो पूरे शरीर में फैल जाता है क्या? हाँ, पूरे शरीर में फैल जाता है। हाँ, तो मतलब उससे बचने के लिए, स्किन को सही रखने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है लोग ध्यान देने की? दरअसल अभी हमने बोला कि एक सबसे पहले तो साफ़ सुथरा, और इंसेक्टिसाइड बाइट्स जैसे ही आपको कोई काटता है तो इमीडिएट बेसिस पे आपको कोई सप्रेसिव मेडिसिन लेना पड़ेगा, जैसे लीवोसेट्रिजिन हो गया या सेट्रिजिन हो गया, तुरंत लेने की ज़रूरत है, ताकि वो ना आप उस चीज़ को रिमूव कर सके तुरंत। आपका सेल जो है ना एक्टिव हो जाए उस चीज़ को रिमूव करने के लिए। हमारा जो बॉडी है ना, किसी बाहरी तत्व को अपने शरीर में रखना नहीं चाहता। अगर कोई तिनका भी गिर गया ना आपके हाथ में, तो वो जब तक निकलेगा नहीं तब तक आपको चुभता रहेगा। वो दांत में अगर कुछ फंस गया ना, तो जब तक वो निकलेगा नहीं ना तब तक आपका जीभ एक्टिव रहेगा, काम करता रहेगा। तो हमारा शरीर कोई भी बाहरी तत्व को ना अपने शरीर में रखता नहीं है। तो इसीलिए जब कोई इंसेक्टिसाइड बाइट्स आपको काटता है तो हमारा शरीर उसको रखना नहीं चाहता, उसको चाहता है कि रिमूव करे। लेकिन रिमूव करने के दरमियान में क्या होता है कि अगर वो काफ़ी शक्तिशाली बाइट्स है, मतलब पॉइजन शक्तिशाली है, तो आपके शरीर में तेज़ी से फैलना चालू हो जाता है। तो इमीडिएट बेसिस पे उसको सप्रेस करने की जरूरत है। तकरीबन भारत में 15 से 20 मिलियन लोग दम्मा के रोग से ग्रसित हैं। तो डॉक्टर साहब, दम्मा रोग क्या होता है पहले ये बता दिए लोगों को, क्योंकि सांस की नली में सूजन हो जाता है, इसके वजह से लोग बताते हैं कि दम्मा रोग हो गया। लंग्स में काफ़ी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, धूल मिट्टी में लोग जाते रहते हैं, तो ये सब सारी लोगों को जानकारी इसकी चीज़ की नहीं है। तो डॉक्टर साहब, अगर ये बता दीजिए लोगों को तो लोग इससे सावधानी बरत लेंगे। देखिए, हमारा जो लंग्स का जो काम है ना, उसको जानने की ज़रूरत है। हमारा लंग्स का काम है जो भी हम सांस लेते हैं उसको फिल्टर करना, और फिल्टर करके हमारे बॉडी में सप्लाई देता है। तो जब हमारे बॉडी में वो सप्लाई देता है तो इसका मतलब कि ये जो फिल्टर है वो ठीक होने की ज़रूरत है। चाय का छन्ना ठीक नहीं है, आप चाय छान रहे हैं तो क्या होगा, वो चाय के कप में तो जाएगा नहीं, वो तो कहीं इधर उधर जाएगा ना। तो हमारे लंग्स सप्लाई लेने में, जैसे हम सांस लेते हैं लेकिन बॉडी को सप्लाई नहीं मिल रहा है तो हम कस के सांस लेते हैं, क्योंकि बॉडी को तो चाहिए ऑक्सीजन, तो कस के सांस लेते हैं ऐसे। इसी को दम्मा कहते हैं, मतलब वो दम खींच रहा है, इसी को दम्मा की बीमारी कहते हैं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपका लंग्स जो है ना वो डैमेज हो चुका। तो लंग्स डैमेज कैसे होता है, तो
जाम कैसे होता है, तो ये छन्ना में ना धीरे 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 करके जाम हो, जैसे कोई बहुत ज़्यादा धुआं के संसर्ग में रह रहा है, तो वो जब सांस लेगा ना तो उसका काम है छान करके ऑक्सीजन फिल्टर करके देना, तो वो ऑक्सीजन तो दे देता है लेकिन वो चपरा बैठते रहता है और धीरे 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 करके वो चपरा बैठ जाता है, तो वो ठीक से वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाता। तो डॉक्टर्स हम लोग का काम यही होता है कि उस जो लंग्स का जो इन्फेक्शन है उसको वहाँ से कैसे उसको धीरे धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में जाएगा नहीं, वो धीरे 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 करके उसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं और ठीक करते हैं उसको। डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या है, इसके उपचार क्या है, उसके बाद इस चीज़ को खत्म करते हैं। पहले इसके लक्षण बता दीजिए और फिर इसके उपचार बता दीजिए। लक्षण ये है कि सांस लेने में तकलीफ आएगी, इरिटेशन रहेगा, जैसे सोने का मन नहीं करेगा, ऐसा लगेगा जैसे बेचैनी टाइप की लगेगी, और सांस लेने में तकलीफ होगी, घरघराहट आना चालू हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे 2 दिन के पहले ही तो कफ की दवाई लिए थे लेकिन अभी फिर से घरघराहट होना चालू हो जाएगा, हार्ट बीट बढ़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई होगी नहीं, हार्ट बीट चालू हो जाएगा, तो आप मतलब बेचैन हो जाएंगे, नींद नहीं आएगी, इसका यही लक्षण है। इसके उपचार क्या हो सकते हैं? इसके उपचार के लिए आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इनहेलर लोग लेते हैं अस्थमा में, क्या वो लेना सही है क्या लोगों के लिए? फॉर द पार्ट टाइम लेना जरूरी है, क्योंकि इनहेलर से ठीक नहीं होगा बीमारी। हाँ, आप जी सकते हैं, आप सांस ले सकते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो सकता। ठीक होने के लिए आपको एक प्रॉपर मेडिसिन चलेगा, और इसका एक कोर्स होता है 3 महीना, 6 महीना या 9 महीने, किसी किसी को 1.5 साल तक खिलाते हैं, लेकिन इसका एक कोर्स होता है। जैसे ही आप उस कोर्स को पूरा कर लेते हैं तो आपका ये बीमारी रिमूव हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक अंतिम लास्ट टॉपिक पे बात करेंगे, छाती रोग। छाती रोग की समस्या क्या होती है, उसके उपचार क्या हैं, ये बता दीजिए। देखिए, ये बहुत वास्ट चीज़ है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के बारे में हम जब बात करते हैं तो ये बहुत ही वास्ट चीज़ है, और मेन ये उपजता है कब, जब आपका कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, तो शरीर में बॉडी की सप्लाई, जो ब्लड की सप्लाई जो है वो बहुत स्लो हो जाता है, आपका ब्लड थोड़ा गाढ़ा होने लगता है, थोड़ा जमना चालू हो जाता है, तो ये ब्लॉकेज होना चालू हो जाता है। तो उसमें डर रहता है कि कहीं ये ब्लॉकेज हार्ट में ब्लॉकेज हो गया तो हार्ट का एक पार्ट डैमेज हो जाएगा, तो उसको हार्ट अटैक होना चालू हो जाता है। तो उस दरमियान में क्या होता है कि आपको ब्लड थिनर वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मेनली ये ठीक नहीं होते हैं। बहुत दिनों तक अगर आप ओमेगा 3 एंटीऑक्सीडेंट वगैरह अगर लेते रहते हैं तब जाके ये रिमूव होता है, बहुत एक्सरसाइज करते हैं तब रिमूव होता है, नहीं तो आपको डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। चलिए, तो खास टॉपिक पे बात हुई। अमर कुमार जी, एक लास्ट सवाल, अंतिम सवाल आपसे करेंगे कि निजी ज़िंदगी में लोगों को सेहतमंद एक शरीर के लिए लोगों को क्या खान पान लेने की ज़रूरत है, कितना एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ अपने निजी ज़िंदगी में एक दिन में जो रेगुलर लोग करना चाहेंगे ताकि उनका सेहत बना रहे? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारा माइंड का जो सेटअप है ना, वो इस तरह का बना हुआ है, जितनी भी नसें हैं, बारीक नसें हैं, उन सभी बारीक नसों में ब्लड का फ्लो बहुत तेज़ चलने के लिए आपको दिन भर में कम से कम 12 मील चलने की ज़रूरत है। 12 मील चलने की ज़रूरत है, और अगर 12 मील आप नहीं चल पाते हैं किसी वजह से, तो एटलीस्ट आपको 10,000 स्टेप तो चलने की ज़रूरत है। 10,000 स्टेप अगर आप चल लेते हैं एक दिन भर में, तो समझिए कि आपका बॉडी ना थोड़ा सा फिट रहेगा, और ब्लड का सर्कुलेशन ना आपका दिन भर में ठीक रहेगा अगर 10,000 स्टेप चल लेते हैं तो आपके जो बॉडी है वो बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरी कि एंटीऑक्सीडेंट हमेशा लेते रहें, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज करेगा तो सबसे पहला जो प्रोटेक्शन देगा वो आपके शरीर का एंटीऑक्सीडेंट होगा, तो शरीर का एंटीऑक्सीडेंट को डेवलप करके रखें। तीसरा, हमेशा शरीर को साफ सुथरा करके रखें। ये 3 ऐसे स्टेप हैं जिससे आप निरोग रह सकते हैं। और खान पान में जब शुरुआत जो जगने के बाद क्या क्या खान पान लेने की ज़रूरत है एक दिन क्या? देखिए, जैसे ही हम सुबह सुबह उठते हैं ना, तो सूर्य जैसे ही उदय होता है ना, तो हमारा पाचन रस एक्टिव हो जाता है। तो कोशिश करें कि कोई बढ़िया चीज़ खाएं, कोई ऐसा चीज़ खाएं ताकि उसको वो पचा सके, उसको जल्दी, क्योंकि वो जो भी खाएंगे ना वो जल्दी पचा देगा। तो जब भी सुबह सुबह उठें तो कोशिश करें कि कोई कैल्शियम का आइटम खाएं, विटामिन D3 का खाएं या मैग्नीशियम का खाएं। तो कुछ लोग हम भी सलाह देंगे कि अंकुरित वाला जो अनाज है, मूंग हो गया, चना हो गया, बादाम हो गया, ये सब खाएं। इससे क्या होगा कि पूरा पचेगा पूरी तरह से। तो होता क्या है डॉक्टर साहब कि लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। लोग घर में बैठे रहते हैं, एक कप चाय उनको मिल जाए वो पी लेते हैं, जिसके बाद उनको गैस की समस्या भी बन जाती है, और वो कहते हैं कि गैस की समस्या बन रही है, एक्सरसाइज भी करते हैं, उसके बाद भी हम सेहतमंद शरीर हमारा बन नहीं पा रहा है। तो डॉक्टर साहब, क्या कारण हो सकते हैं? क्या चाय पीने से
गैस बनता है, क्या चाय पीना शरीर के लिए सेहतमंद है या फिर हानिकारक है? देखिए, चाय पीना, ये गैस जो है ना, वो नेशनल बीमारी है हमारा। इसको क्योंकि आप देखिए बहुत लोग इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, बाबा रामदेव हो, और आप भी फंस चुके हैं सवाल के घेरे में, क्योंकि अब आपको जो लोग सुनते हैं बताना ज़रूरी है, क्योंकि चाय तकरीबन करोड़ों भारतीय लोग पीते हैं। नरेंद्र मोदी भी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बने। और बताइए चाय के बारे में क्या कहना है? देखिए, ये जो गैस है ना, वो नेशनल बीमारी है, सच्चाई यही है। ठीक है। और चाय ये निकोटिन से, निकोटिन्स आप शरीर को देते हैं सुबह सुबह। हाँ, चाय थोड़ा सा मतलब आपके शरीर को एनर्जी थोड़ा सा देता है, थोड़ी देर के लिए आपको एक्टिव कर देता है, लेकिन इसके साथ साथ जो आपका जो पाचन रस है, जो बाइल एसिड जो निकल रहा है लीवर से, उसको वो ख़त्म नहीं करता। इसका मतलब ये है कि आप जो चाय पीते हैं, चाय में पोटेशियम होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मत पिए, लेकिन सवेरे सवेरे कुछ खा लें, खाना खा लें। आप सवेरे सवेरे अगर खाना खा लेते हैं ना, तो एटलीस्ट वो जो आपका सिस्टम है, सिस्टम पूरी तरह से वो पचा सके। और जो चाय है, चाय से थोड़ा सा एनर्जी मिल जाएगा आपको, लेकिन सवेरे सवेरे आप कुछ खा लें। तो चाय के साथ कुछ खा लें, ये कहना है? कुछ खा लें, बिस्किट, रस्क वगैरह या कुछ नाश्ता, कुछ भी खाएं, लेकिन चाय के साथ कुछ खा लें, नाश्ता करें। मतलब चाय का सेवन करने से पहले कुछ खा लें। बिल्कुल। तो ये थे डॉक्टर अमर कुमार साहब। देखिए, इनका नाम ही है अमर कुमार। इसका मतलब ये नहीं कि आप इन सब चीज़ करके आप अमर हो जाइएगा, लेकिन एक डॉक्टर है, डॉक्टर सलाह ही दे सकता है। हालांकि एक सच्चाई है ज़िंदगी की कि जो भी आदमी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। हमारे साथ डॉक्टर अमर कुमार थे, जिन्होंने आपके सेहत के बारे में बताया, आपके सेहत के राज के बारे में बताया। रहिए ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ। कैमरा के पीछे जो काम कर रहे हैं उनका नाम है आदर्श कुमार सिंह, और मैं हूं आपके साथ अनीश राय। रहिए महाखबर 24।